Hello everyone. Today I am there with the next topic, the ideal kingdom, as we were talking about the chronicles of the Mughal Empire. So in that let's see that what was the meaning of the ideal kingdom. Under that the first topic is a divine light. So court chronicles they draw attention of the people to many sources to show that the power of the Mughal king came directly from God. As in the previous topic also we read that they were ruling just because of the will of the God. So same way में here they said कि Mughal kings they got power directly from the God. One of the legend, that is legends means the historical story that narrated that कि to the Mughal, one of the Mughal queen Alanka who was impregnated मतलब pregnant हो जाना, fine, by a ray of sunshine. She got pregnant because this is the time जब ऐसे बहुत ज़्यादा वैदिक पीरियड हम बात कर लें, जैसे एंशियंट पीरियड के टाइम की बात है ये, कि मंगोल क्वीन अलंका हु वाज इम्प्रेग्नेटेड शी गॉट प्रेग्नेंट बाय अ रे ऑफ सनशाइन व्हेन शी वाज रेस्टिंग इन हर टेंट एंड द ऑफस्प्रिंग, और उससे जो उनको बच्चा हुआ उस बच्चे में फिर वो सूर्य भगवान की जो है वो डिवाइन लाइट उनमें आ गई, और वही जो दिव्य लाइट जो थी वो जनरेशन टू जनरेशन पास हो गई, और उसी जनरेशन में से ये मुग़ल किंग्स आए हैं, और इसीलिए ये भी इनके पास भी इतनी ज़्यादा पावर है. सो अबुल फजल प्लेस्ड मुगल किंगशिप एज द हाईएस्ट स्टेशन इन द हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिसीविंग लाइट इमेनिपेटिंग फ्रॉम गॉड. और उन्होंने अबुल फजल ने मुगल किंगशिप को मुगल्स को सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर रखा है, हाईएस्ट स्टेटस पे रखा है हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, जिनमें डिवाइन लाइट होती है. डिवाइन लाइट मीन्स जिनमें पवित्र लाइट होती है, जिनको गॉड से डायरेक्ट वो लाइट मिलती है. एंड हियर ही वॉज इंस्पायर्ड बाय अ फेमस इरानियन सूफी संत हुज नेम वॉज शिहाबुद्दीन सुलवर्दी. ठीक है, सुलवर्दी. सो who was developed this idea? According to this idea, there was a hierarchy in which the divine light was transmitted to the king, who then became the source of spiritual guidance to his subjects. उन्होंने क्या कहा है इन सूफी संत ने कि ये एक ऐसी हायरार्की है मुग़ल एम्पायर की, मंगोल्स की, जो डिवाइन लाइट उनको ट्रांसमिट होती जा रही है पिछली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को. और यही एक रीज़न है कि ये जो मुग़ल किंग्स जो हुए हैं वो बने हैं सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स. कि सारे ही जितने भी ये मुग़ल एम्पायर्स हुए हैं उन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, और उन्होंने अपनी प्रजा के साथ उस स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस किया है. एंड पेंटिंग्स दैट accompanied the narrative of life chronicles transmitted these ideas in a way that, और इनकी पेंटिंग जो इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स में दिखाई गई हैं, उन्होंने कहा कि उसने इस तरह से इन आइडियाज़ को ट्रांसमिट किया है कि इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द व्यूवर्स. और जिन्होंने भी इन इमेजेस को देखा व्यूवर्स ने, उनके ऊपर इन्होंने एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है, मतलब बहुत लंबे समय तक उसका इंप्रेशन लोगों के माइंड में रहा है. जैसे कि एक वन पेंटिंग हियर शोन इन विच जहांगीर वॉज होल्डिंग द पिक्चर ऑफ हिज फादर. सो मुगल आर्टिस्ट from the 17th century onwards they began to portray emperors wearing the halo होता है आर्क ऑफ लाइट. आपने देखा है कभी भी किसी भगवान उनके बैक पर हेड के पीछे लाइट होती है, उसको कहते हैं हालो. सो इसी तरह से मुगल्स आर्टिस्ट जितने भी हुए हैं जिन्होंने इनकी पिक्चर्स को पेंट किया है 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, सभी एम्परर के पीछे वो आर्क ऑफ लाइट जिसको हालो कहते हैं वो दिखाया है, विच दे सॉ एज ऑन अ यूरोपियन पेंटिंग्स. क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो यूरोपियन पेंटर्स ने बनाई हुई थी अपनी पेंटिंग जीसस क्राइस्ट की और उनकी मदर मेरी की, उसमें भी उन्होंने सेम यही लाइट ऑफ गॉड दिखाई है. तो ये भी इन मुग़ल एम्परर्स को गॉड का ही भेजा हुआ मैसेंजर मानते थे, इसलिए उन्होंने भी इनकी पिक्चर के पीछे, इनके हेड के पीछे वो हॉलो बनाया है. अ यूनिफाइंग फोर्स. द नेक्स्ट टॉपिक इज सो मुग़ल क्रॉनिकल्स प्रेजेंट्स द एम्पायर एज कंप्राइजिंग मेनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़. क्योंकि इनके मुग़ल क्रॉनिकल्स में बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ को दिखाया गया. एथनिक ग्रुप्स मतलब जिनके सेम कल्चर्स होते हैं, ऐसा ग्रुप जिसका सेम कल्चर होता है. एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़ जैसे हिंदूज, जैन्स, ज़ोरोआस्ट्रियंस, मुस्लिम्स एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी. द एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स, मीडिएटेड अमंग दैम एंड इंश्योर दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड. और ये जो मुग़ल एम्परर्स जितने भी हुए हैं उन्होंने सभी धर्मों को एक जैसा ही, स्पेशली अकबर ने सभी धर्मों को एक जैसा ही उन्होंने इम्पॉर्टेंस दी है, क्योंकि इन सभी को एक जैसी इम्पॉर्टेंस देने के बाद ही वो अपने एम्पायर में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते थे.
ठीक है। एंड दे मीडिएटेड अमंग दीज ऑल, मीडिएटेड मतलब मिडल मैन, जो कि रिलीजन और जितने भी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में उनमें स्टेबिलिटी बनाकर रखते थे और पीस बनाकर रखते थे। अबुल फजल डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ सूफी सूफे कुला, सूफुल कुला, आपको भी पता ही है, आपने पढ़ा होगा, सुलह सुलह कुला, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट पीस, पूरी तरह से पीस, एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ, कॉर्नर स्टोन मीन्स आधारशिला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल। एनलाइटेंड रूल मतलब रूल ऑफ द इंटेलेक्चुअल पीपल। सो इन सुलह कुल, आपने देखा ये एक ऐसा रिलीजन था, किसने चलाया था, अकबर ने, ठीक है, जिसमें सभी रिलीजन्स को टॉलरेट किया जाता था, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती थी। उन्होंने दीन इलाही रिलीजन चलाया था ना, और उसी का एक पार्ट है सुलह कुल। इन सुलह कुल रिलीजियस एंड स्कूल्स ऑफ थॉट हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं डिफरेंट रिलीजन के, सभी को फ्रीडम थी कि वो अपने एक्सप्रेस कर सकते थे, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकते थे, बट ऑन कंडीशन दैट कि दे डिड नॉट कंडेम अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और फाइट अमंग दमसेल्स। लेकिन एक कंडीशन पे के ऊपर उनको थॉट में फ्रीडम दी गई थी कि वो अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, बट एक कंडीशन ये थी कि वो कभी भी किसी स्टेट की अथॉरिटी, मतलब जो एम्परर है उनकी अथॉरिटी को मद्देनज़र रखते हो, ये नहीं कि वो उनके सामने ही लड़ते रहे आपस में कि हमारा धर्म बहुत बड़ा अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा नहीं है। सो उन्होंने कहा कि जो स्टेट की अथॉरिटी है, मतलब जो एम्पायर की अथॉरिटी, एम्परर की अथॉरिटी है, उसको मेंटेन करके रखते हुए उसको अंडरमाइन नहीं करना, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, और ना ही आपस में किसी धर्म को लेके फाइट करनी है। तभी उनको फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने अपने धर्म के जो विचार हैं वो लोग सबके सामने रख सकते हैं। एन आइडियल ऑफ सुलह कुल वॉज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज़, और उन्होंने इसके लिए स्टेट पॉलिसीज़ भी बनाई सुलह कुल को लोगों तक पहुंचाने के लिए। नोबिलिटी अंडर द मुगल वॉज, जैसे आपको पता है कि जितने भी इनके नोबल्स थे इनके कोर्ट में, देवर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट कंट्रीज लाइक ईरानीज, टुरानीज, अफगान्स, राजपूत्स, डेक्कन्स, एंड ऑल ऑफ whom वर गिवन पोजिशंस, और सभी को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस दी गई थी। एंड इवन द अवार्ड्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सर्विस, और इनको उनकी सर्विस के बेसिस पर उनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स भी दिए जाते थे अकॉर्डिंग टू देयर सर्विस, उनके काम को देखकर उनको डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स भी इन सभी लोगों को दिए गए, एंड उनकी लॉयल्टी देखकर कि अपने एम्परर के प्रति उनकी लॉयल्टी कितने वफादार हैं वो अपने एम्परर के। फर्दर अकबर अबॉलिश द टैक्स, इवन अकबर ने, आपको पता है काफ़ी सारे मुगल एम्परर्स हुए हैं जिन्होंने देवर इन इंडिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट दे पुट सम टैक्स, इम्पोज्ड सम टैक्स ऑन द पीपल टू ट्रेवल टू द प्लेसेस, पिलग्रिम प्लेसेस, जो रिलीजियस प्लेसेस थी उन पर यात्रा करने के लिए उन्होंने उस पर टैक्स लगाया हुआ था। और सेकंड जिजिया टैक्स उसको कहते थे, जिसमें कि ये लोगों को अपने मुस्लिम लोगों के, मुस्लिम एम्परर्स के रूल में और मुस्लिम लोगों के रूल में अपना धर्म अगर उनको अपनाना है या अपने धर्म को वर्शिप करना है, अपने रिलीजन को वर्शिप करना है, उसके लिए उनको जिजिया टैक्स देना पड़ता था। सो 1563 में अकबर ने पिलग्रिमेज टैक्स ख़त्म कर दिया। नाउ द हिंदूज कैन आल्सो गो टू देयर पिलग्रिम प्लेसेस विदाउट एनी टैक्स, एंड जिजिया मीन्स दे वर आल्सो फॉलो देयर एंड वर्शिप देयर ओन रिलीजन, एज द टू वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये लोगों में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहे थे। सो इंस्ट्रक्शंस वर आल्सो सेंड टू द ऑफिस ऑफ द एम्पायर टू फॉलो द परसेप्ट ऑफ सुलह कुल, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो सुलह कुल की जो रूल्स हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। ऑल मुगल एम्परर्स गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, और बहुत सारे मुगल एम्परर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने ग्रांट दिए हैं, मनी दिया है बिल्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इवन व्हेन टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, ग्रांट्स वर आल्सो गिवन फॉर द रिपेयर, एज वी नो फ्रॉम द reign of शाहजहाँ and औरंगजेब. However, during the reign of the later, that is औरंगजेब, the jizya was reimposed. Even अकबर ने ये ख़त्म कर दिया था, उसके बाद के एम्परर्स ने भी उसी को फॉलो किया, बट औरंगजेब ने फिर से जब उसका रूल आया तो ही री इम्पोज द जिजिया टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम, कि अगर नॉन मुस्लिम लोगों को अपना धर्म अपनाना है मुस्लिम रूल में, सो दे हैव टू पे द टैक्स। जस्ट सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अब सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इस एम्परर की सुप्रीम कैसे थे, क्योंकि उनके रिलेशन जो सोसाइटी में लोगों के साथ थे, वो मीन्स इन द सोसाइटी द पीपल के साथ उनके जो रिलेशन थे वो दैट वाज वेरी गुड। अबुल फजल डिफाइंड सॉवरेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीमेसी, सो एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की द एम्परर प्रोटेक्ट्स द फोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। जो एम्परर थे वो सबसे चार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अपनी प्रजा की जिसको वो प्रोटेक्ट करते थे। दैट वाज लाइफ, दैट इज़ उनकी जान, माल जिसको कहते हैं प्रॉपर्टी, ऑनर इज़्ज़त, कहते हैं ना जान मान इज़्ज़त, ठीक है, और फेथ जिसको कहते हैं दीन मतलब
धर्म जिसको हम कहते हैं, जान माल धन और धर्म। इन रिटर्न वो क्या चाहते थे फिर प्रजा से, अपनी ओबीडियंस, कि प्रजा उनको ओबे करे और जो भी वो इनकम कर रहे हैं उनके जो रिसोर्सेज हैं उसमें से कुछ शेयर एज अ टैक्स दे पे टू द एम्परर। एंड ओनली जस्ट सॉवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गाइडेंस। और ये जस्ट सॉवरेन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर द कॉन्ट्रैक्ट विद पावर एंड डिवाइन जस्टर। और ये सारी वो ऑनर कैसे लेते थे ये सॉवरेन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से वो कैसे रिस्पेक्ट हासिल करते थे, अपनी पावर से, और जो उनका ये जो डिवाइन गाइडेंस थी, जो लोगों को बहुत ही रिलीजियस वे से और उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए वो जब उनके ऊपर रूल कर रहे थे, ये थी उनकी पावर कि वो अपनी सुप्रीमेसी को मेंटेन किए हुए थे उन्होंने लोगों के बीच में। नाउ लेट्स सी हियर वन पिक्चर इज़ गिवन ऑफ जहांगीर, बट दिस पोर्ट्रेज हेयर जहांगीर शूटिंग द फिगर ऑफ पॉवर्टी। आप देख रहे हो जिसको वो शूट कर रहा है वो है फिगर ऑफ पॉवर्टी, पेंटिंग बाय द आर्टिस्ट अबुल हसन। द आर्टिस्ट हैज़ एनवेलप द टारगेट, किसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे जहांगीर, द क्लाउड ऑफ वन डार्क क्लाउड टू सजेस्ट दैट दिस इज़ नॉट अ रियल पर्सन। उनका कहना है कि ये जो इनके एम्पायर में कोई भी गरीब नहीं होगा, कि जो गरीब अगर दिखाई यहाँ पे दे रहा है पोर्ट्रेट में तो इसका मतलब है कि वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, मीन्स इट्स नॉट अ रियल पर्सन बट अ ह्यूमन फॉर्म यूज टू सिम्बलाइज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी सच अ मोड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है इनकारनेशन, अवतार जिसको हम कहते हैं आर्ट एंड लिटरेचर का, इज टर्म्ड एज एलिगोरी। एलिगोरी मीन्स इंटरप्रेट और टू अ पोएम और अ पिक्चर विच इंटरप्रेट्स हिडन क्वालिटी। ठीक है, सो यहाँ पे ये आर्टिस्ट ये दिखा रहा है कि ये जिस चीज़ को ये हिट कर रहे हैं वो है पावर्टी, जबकि वो अपनी एम्पायर में बिल्कुल पावर्टी नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ये जो डार्क क्लाउड में जो दिखाई दे रहा है कि वो रियलिटी नहीं है बट अ ह्यूमन फॉर्म यूज टू सिम्बलाइज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी सच अ मोड ऑफ पर्सोनिफिकेशन इज टर्म्ड एलिगरी। द चेन ऑफ जस्टिस इज शोन डिसेंडिंग। इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया कि उनकी कंट्री में कोई भी पुअर, उनकी एम्पायर में कोई भी पुअर नहीं था, और जब भी कोई ऐसा इवेंट होता भी था तो उसमें जो एम्पर थे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। इवन जहांगीर हैज़ इंस्टॉल्ड वन चेन ऑफ जस्टिस जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर हेवन से नीचे, ये नीचे तक आ रही है, आपने देखा होगा कि वन पिलर के साथ उसको बांधा हुआ है। फाइन, सो वट ही स्पोक अबाउट दिस चेन ऑफ जस्टिस इज़ दैट कि आफ्टर माई असेशन, कि जैसे ही मैंने गद्दी संभाली, द फर्स्ट ऑर्डर विच आई है गिवन दैट वॉज द फास्टनिंग अप ऑफ अ चेन, कि एक चेन लगाई जाए जस्टिस के लिए, सो दैट अगर कोई जिन लोगों को ये काम सौंपा गया है जस्टिस देने का, कभी वो अगर देरी कर देते हैं जस्टिस करने में, या फिर वो कोई फ्रॉड करते हैं, या फिर कोई हिपोक्रेसी मीन्स कोई पाखंड करते हैं जस्टिस के नाम पर, कि प्रॉपर जस्टिस नहीं देते हैं, तो जो पर्सन जस्टिस के लिए आया है जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, जहाँ कोई उसको तंग कर रहा है, तो वो ऑप्रेस्ड पर्सन इस चेन के पास आकर इस चेन को इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलाए कि इसकी आवाज़ से जो एम्प्रर है वो अट्रैक्ट हो जाए। एंड चेन वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट वॉज 30 गज, गज का मतलब होता है इट्स एक गज में 36 सेंटीमीटर्स होते हैं, 36 इंचज़ होते हैं। ठीक है, सो 36 इंचज़ मीटर में होते हैं 39 और गज में होते हैं 30, सो 30 गजस की लेंथ की थी, और इस चेन में 60 बेल्स भी लगी हुई थी, और उन बेल की आवाज़ जब वो शेक करते थे, बेल की आवाज़ से द एम्परर कम्स टू नो दैट कि समवन इज़ देयर हु वांट जस्टिस। एंड नंबर ऑफ सिम्बल्स वर ऑल्सो क्रिएटेड फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस। जैसे इसमें ये जस्टिस दिखाया गया कि कैसे राजा जो था वो, किंग जो थे वो जस्टिस दिया करते थे, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सिंबल्स जो थे वो पेंटिंग्स में दिखाए जाते थे विजुअल फॉर्म में जस्टिस दिखाने के लिए, विच केम टू स्टैंड फॉर द हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ द मुगल मोनार्की, जो वो दिखाते थे कि ये मुगल मोनार्क जो थे वो कितने अच्छी तरह से न्याय करते थे। एंड वन ऑफ द फेवरेट सिंबल यूज्ड बाय आर्टिस्ट वाज द मोटिव ऑफ द लायन एंड द लैम्ब। आपने देखा होगा इस पोर्ट्रेट में दिखाया गया एक लॉयन और वो सर्कल में जहांगीर के नीचे है। इसका मतलब ये है कि उनके एम्परर में इवन द पावरफुल एंड द वीकर, आपको पता है लॉयन को पावरफुल माना जाता है सिंबल, और लैम्ब को बहुत ही इनोसेंट, कि उनका कहना है कि पावरफुल भी कभी भी उनके एम्पायर में किसी वीकर को डोमिनेट नहीं कर सकता था। फाइन, दिस मेंट टू सिग्निफाई अ रेन वेयर द बोथ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक कुड एग्जिस्ट इन हार्मनी, कि वो भी आपस में
ब्रदरहुड में रहते थे। एंड कोर्ट सीन्स फ्रॉम इलस्ट्रेटेड बादशाहनामा प्लेस सच मोटिव्स इन अ निक डायरेक्टली बिलो द एम्परर्स थ्रोन। और कहते हैं कि बादशाहनामा में अकबर की थ्रोन के बिल्कुल नीचे ये जो साइन था स्ट्रॉन्ग और वीकर का, उसको उनकी थ्रोन के नीचे पिक्चराइज किया गया, उनकी थ्रोन के नीचे उसको बनाया गया, पेंट किया गया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट capital and courts, which we will do next lesson.